गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। ठीक है, देखिए समझना ये है प्रश्नावली 1.2 में कि इस प्रश्नावली में 3 प्रकार के सवाल हैं। इसमें सवाल नंबर 1 से लेके और 4 तक हमें सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। 5वें नंबर में एक चीज़ हमें शो करनी है और 6वें नंबर में हमें दिखाना है संख्या भाज्य क्यों है, और अंतिम सवाल में भी हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 प्रकार के प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न लिया है मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम व एचसीएफ क्या करना, जिससे आपके ये 2 विधि समझने के बाद आपका प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक क्लियर हो जाएगा। और 5वां क्वेश्चन किया है, 6वां और 7वें की मैं आपको हिंट दूंगा जिसे आप खुद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम व एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए संख्या हमें दी है 26 और 91। अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है। तो पहले ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को साथ में लेके 26 और 91। अभी किससे आएगा, 2 से करते हैं तो 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, 91 नहीं कटेगा। फिर 13 लेंगे, 13 से एक बार कट जाएगा, 13 7 91 7 आएगा। फिर 7 से करेंगे तो 1 का 1 आएगा और 7 का 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या क्या होगा इनके फैक्टर, 2 × 13 × 7, इनका गुणा कर देंगे तो आएगा 182। यही है आपका 26 और 91 का लघुत्तम समाप्त वर्तक यानी कि एलसीएम। अब निकालते हैं इनका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को अलग अलग लेते हैं। जैसे 26 91 यहाँ साथ में ली थी, यहाँ अलग अलग लेंगे, 26 अलग लेंगे और 91 अलग लेंगे। ठीक है ना। 26 करेंगे तो 2 से जाएगा तो 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। ये 91 करेंगे 7 से तो 13 बार में, फिर 13 से तो 1 बार में। 26 से क्या हो गया, 2 × 13, 91 के हो गया 7 × 13, और ये हो गया आप कॉमन। तो एचसीएफ में देखते हैं कि अपन एचसीएफ में वह नंबर देखते हैं जो दोनों में आया हो। ठीक है ना, वो नंबर इसमें भी आया हो और वो नंबर इसमें भी आया हो। तो 2 यहाँ तो है, 2 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है और 7 यहाँ नहीं है, लेकिन 13 ऐसा नंबर है जो दोनों में है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 13 होगा। ठीक है ना। अब समझ में ना आया हो तो एक सवाल और लिया है, 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों संख्याएं साथ में लेते हैं। अपन 2 से किया 168 आया, ये आपका 2 से 27 आ गया। फिर 3 से किया, ये 56 हो गया, ये 9 हो गया। फिर 3 से किया 56 आएगा क्योंकि ये भाग नहीं जाएगा, और 9 का 3 हो जाएगा। फिर 2 से किया 28 दूनी 56, 3 का कुछ नहीं होगा। फिर 2 से किया 14 आएगा, 3 का 3 आएगा। फिर 7 से करेंगे 2 आएगा, 3 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 और 3 से करेंगे 1। तो ये होगा पूरे फैक्टर इन दोनों के। ठीक है, गुणा कर दिया आपस में, कितना आ गया, 3024, इनका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ के जानते हैं, अलग अलग करते हैं। 336 को अलग लेंगे और 54 को अलग लेंगे। 336 निकालेंगे अलग से गुणनखंड, तो ये 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 आ गए। 54 के 2 × 3 × 3 × 3 आ गए। अब कॉमन कितने हैं, तो यहाँ पे एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो यहाँ पर ले देंगे 2 × 3 6, क्या आ गया एचसीएफ इसका 6 आ गया। ठीक है ना। अब इसके बाद सीधे चलते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वें सवाल में लिखा है, आप लोग किताब देख लें, मैंने किताब नहीं खोली है। 5वां सवाल है कि क्या दर्शाइए कि क्या किसी प्राकृत संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। हमें ये चेक करना है कि यदि कोई प्राकृत संख्या 6 की घात n के रूप में है तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, यह हमें चेक करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 होना चाहिए, है ना। यदि आप इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हो और उसके अभाज्य गुणनखंडों में एक बार 2 × 5 आता है तो इसका मतलब है कि वह 0 पर समाप्त होगी, और यदि नहीं आता है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम 6 के देखेंगे तो 2 × 3 होगा, तो ये इसमें क्या है, 2 तो आया पर 5 नहीं आया, इसलिए स्पष्ट है कि यह आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन होमवर्क है। और 7वें क्वेश्चन में हमें करना है एलसीएम। तो क्यों निकालना है, देखिए जब भी प्रश्न में कुछ इस प्रकार का दिया हो कि भी दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ कब मिलेंगे, जब एक साथ मिलने की बात की गई हो प्रश्न में, तो उस स्थिति में हम प्रश्न निकालते हैं क्या, एलसीएम। तो आप 18 और 12 निकालना है एलसीएम, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल।